हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर से मंडे है एंड अर्थनीति में आपका वापस से स्वागत है। फोर्थ वीडियो इन द सीरीज। आज हम बात करेंगे हाउ हैव इंडियन स्टेट्स विटनेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज आप इस वीडियो में बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखोगे कि नेशनल लेवल ग्रोथ और स्टेट लेवल ग्रोथ में बहुत डिफरेंसेस हैं। देखिए 1980s तक क्या था कि जितने भी हमारे स्टेट्स के ग्रोथ रेट्स थे दे वर जनरली वेरी मीडियोकर, यानी कि हमारे 1980 तक जो स्टेट्स थे उनकी जो ग्रोथ पैटर्न्स थी, उनके जो स्टेट ग्रोथ डेवलपमेंट पैरामीटर्स थे वो ऑलमोस्ट सारे सेम थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 1980s के बाद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला इन द वे द स्टेट्स हैव ग्रोन इन इंडिया। सो स्टेट्स ग्रोथ हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड सिंस 1980s। अब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है जिसने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उस इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने जब स्टेट्स के ग्रोथ पैटर्न को पढ़ा और समझा, ही एनालाइज्ड एंड फाउंड आउट टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हियर, और ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला उसने ये बोला कि भाई स्टेट्स जो हैं उन्होंने 1980s तक जो ग्रोथ विटनेस करी वो ग्रोथ बड़ी लेटेंट ग्रोथ थी। लेटेंट का मतलब उसने ये डिफाइन किया कि भाई ऑलमोस्ट मीडियोकर थी, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थी, कोई भी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं था। बट द सेकेंड पॉइंट दैट ही सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज कि 1980s के बाद दो फैक्टर्स ने स्टेट्स के ग्रोथ पैटर्न्स को चेंज किया। ही सेज कि अगर 1980s तक सारे स्टेट्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट लेटेंट यूनिफॉर्म मीडियोकर थी, तो दो फैक्टर्स आए 1980s में जिन्होंने स्टेट्स के ग्रोथ को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। और उसके बाद हमारे पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तब से लेके आज तक हर एक स्टेट का ग्रोथ पैटर्न और ग्रोथ स्ट्रेटजी बड़ी अलग रही है। अब ये क्या हुआ? तो व्हाट आर दोज टू फैक्टर्स दैट मोंटेक सिंह आलूवालिया आइडेंटिफाइड? द वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट ही आइडेंटिफाइड वाज, ही सेड कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हिच ही कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वाज फर्स्ट थिंग। And second factor that he said was pre-existing capabilities of states. अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मोंटेक सिंह आलूवालिया कह रहा है कि 1980s के बाद टू फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रास्टिकली चेंजिंग द वे द स्टेट्स ग्रो इन इंडिया। उसने कहा कि नंबर वन फैक्टर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा फैक्टर है प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स। व्हाट डू दीज टू वर्ड्स मीन दैट ही यूज्ड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आज के इस वीडियो में। भाई जब उसने कहा सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अब हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। उसने ये बोला कि भाई 1977 तक इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो था वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1975 में इमरजेंसी इम्पोज हुई, इमरजेंसी हटी 1977 में। उसके बाद मोंटेक सिंह आलूवालिया की रिसर्च बताती है कि जब डेमोक्रेसी में 1977 में इंडिया में इमरजेंसी हटाई गई, इमरजेंसी के हटने के बाद बहुत सारे स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, और जब ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को उसने एक्सप्लेन किया कि दिस वाज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उसने कहा कि अब इन नई स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो रीजनल पार्टीज थी उनके पास नई पावर आई, एंड नाउ दे हैड इन्फ्यूज्ड अ फ्रेश सेट ऑफ आइडियाज। तो उनके फ्रेश सेट ऑफ आइडियाज का इन्फ्यूजन हुआ, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज उसने ये वर्ड बोला था प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी। अच्छा, अब जब हम ये बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी की, तो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया अपनी रिसर्च में। प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज का मतलब ये नहीं होता कि भाई दीज कैपेबिलिटीज रिलेट टू ओनली हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन, स्किल एट्सेट्रा। ये तो बड़े जनरल फैक्टर्स हो गए। ये कहना कि भाई इस स्टेट में सिर्फ हेल्थ एजुकेशन अच्छी थी तो इस कारण से जो है वो स्टेट का ग्रोथ पैटर्न चेंज हो गया, नहीं। मोंटेक सिंह आलूवालिया ने कहा कि देखिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बाद जब हम प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें समझने हैं। पहला पॉइंट उसने ये बोला कि 1980 से लेके 1990s तक तो हमने लिबरलाइजेशन नहीं किया था, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे। लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स नई आ चुकी थी, उनके पास नए तरीके थे देखने के, नई आइडियाज़ थे इन्फ्यूज़ करने के, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनाया। उन्होंने ये देखा कि इंडस्ट्री आपके स्टेट में कब आएगी। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको एनालाइज करके देखा 1980s के डेकेड में कि हाउ विल इंडस्ट्री कम टू योर स्टेट।
एंड दे एनालाइज्ड एंड फाउंड कि भाई इंडस्ट्री जो है आपके स्टेट में सिर्फ एक कंडीशन पे आएगी, जब आप इंडस्ट्री को इजीली लैंड और पावर प्रोवाइड करो। और यहाँ पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग अपनाई। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लैंड रिलेटेड पॉलिसीज़ को 1980s में ही चेंज किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पावर सेक्टर को रीडिज़ाइन किया। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? पावर सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप उसको ट्रांसमिट करते हो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, और ट्रांसमिशन लाइंस के बाद जब आप ट्रांसमिट करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के पास लेके आते हो, तो वहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई होती हैं। जैसे जनरेटिंग के लिए पावर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं जिनको जेनकोस बोलते हैं, उसी तरीके से पावर ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं जिनको ट्रांसकोस बोलते हैं। और फिर जब पावर को ट्रांसमिट कर लेते हो तो फिर आती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो मोंटेक-सिंह अहलूवालिया कहता है कि बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को समझा। उनको समझ आया कि अगर हमें अपने स्टेट में इंडस्ट्री को लाना है तो लैंड अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना है कि उनको एडिक्वेट पावर सप्लाई मिले। अब एडिक्वेट पावर सप्लाई का एक ही तरीका ये है कि आप जनरेशन कैपेसिटी तो ओवरनाइट बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जनरेशन के बड़े बड़े प्लांट तो लग नहीं सकते। तो आप क्या करो? मोंटेक-सिंह अहलूवालिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। वो कहता है कि बहुत सारे स्टेट्स ने जब ये देखा कि दे कैन नॉट ओवरनाइट जनरेट मोर पावर, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। एंड व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, उन्होंने इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करी। मोंटेक-सिंह अहलूवालिया कहता है कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में बड़े सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जिन्होंने ये रिफॉर्म्स करे। तमिलनाडु था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, आंध्र प्रदेश था। इन सारे स्टेट्स ने क्या करा कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को बेसिकली जो है उसको मिनिमाइज करना शुरू करा। जैसे ही ये लॉसेस मिनिमाइज हुए तो जितनी भी जनरेटेड पावर थी वो इफेक्टिवली पहुंचने लगी लोगों तक। अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को मिनिमाइज करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मीटरिंग करो, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाओ, जिसकी वजह से ये इंश्योर हो कि कोई भी बंदा इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं कर रहा। जितनी जनरेट हो रही है उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। जैसे ही ये होना स्टार्ट हुआ तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज थी स्टेट्स की, जिसमें दो फैक्टर्स स्टेट्स ने आइडेंटिफाई करे, लैंड के और पावर के, इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उस समय स्टेट्स ने ये रिफॉर्म करने के बाद जब इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया तो ये जो स्टेट्स थे, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, इन लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट में 1980 से 1990s तक इन चीज़ों के ऊपर वर्क करके इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना शुरू करा। और जैसे ही 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ, इन स्टेट्स में एक फ्रेमवर्क बन चुका था, इंडस्ट्री ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी थी। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ और फॉरेन प्लेयर्स आने शुरू हुए, तो वो फॉरेन प्लेयर्स ने इन प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ और इन स्टेट्स में ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बनाई। अब आप आज की डेट में ये समझ पा रहे होंगे कि वाई वेन एवर देर इज़ एन इंडस्ट्री दैट कम्स टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, तो वो बाहर की आई हुई कोई भी इंडस्ट्री जो है, वाई डज इट गो टू ओनली कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एट्सेट्रा। वो इंडस्ट्री आज की डेट में बिहार में जाके क्यों नहीं यूनिट लगाती है, बंगाल में क्यों नहीं लगाती है? बिकॉज दो स्टेट्स फेल्ड टू कैपिटलाइज देयर प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज एज पर मोंटेक-सिंह अहलूवालिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दीज स्टेट्स जिन्होंने अपनी प्री एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज किया, मोंटेक-सिंह अहलूवालिया कहता है कि दीज स्टेट्स इवेंचुअली वेंट ऑन टू ग्रो अग्रेसिवली। एंड आज की डेट में दीज स्टेट्स आर कॉल्ड एज चैंपियन स्टेट्स बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि स्टेट्स कैसे इंडिया में ग्रो करे, क्या उनका एक पॉइंट था। एंड आई एम श्योर कि आपको आज एक इन्फॉर्मेटिव एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होंगे जिसको आप आंसर में लिख सकते हो टू मेक योर आंसर्स मच बेटर। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया वो क्लियरली समझ आया या नहीं आया। थैंक यू।